जय हिंद दोस्तों, मिशन वर्दी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए हम लोग जो कि एसके झा सर द्वारा बुक निकाला गया वन लाइनर का महाकुंभ कर रहे थे। पार्ट 1 कर लिए थे, आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था हम लोग कर लिए थे। आज कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर के क्वेश्चन से करेंगे। क्वेश्चन 264 है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ये आपका जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। बताइए, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य होता है, तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है। बताइए, यदि बल की दिशा अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य होता है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। बताइए क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो हो जाएगा आपका mgh। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, तो हो जाएगा आपका जूल। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, 1 वाट बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका 1 जूल बाई 1 सेकेंड। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को कहते हैं। बताइए, कार्य करने की दर को कहते हैं, तो हो जाएगा आपका शक्ति। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितने जूल के बराबर होता है। बताइए, 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, तो हो जाएगा आपका 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन है, 1 यूनिट का अर्थ। बताइए, 1 यूनिट का अर्थ कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 किलोवाट आवर। अगला क्वेश्चन है, 1 हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है, 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी। बताइए, 1 हीटर की घोषित शक्ति यदि 1000 वाट है तो 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगी, तो ये हो जाएगा आपका 10 यूनिट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा। बताइए, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, तो यह हो जाएगा इसका आंसर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है। बताइए, पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या आती है, तो हो जाएगा आपका 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा आपका अचर। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल या न्यूटन मीटर। अगला क्वेश्चन है, सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए, सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हो जाएगा आपका वाट या जूल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। बताइए, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, 1/2 mv² किसका मात्रक है। बताइए, ½ mv² किसका मात्रक है, तो हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी देने में किस ऊर्जा को संग्रह करते हैं। बताइए, घड़ी की चाबी देने में किस ऊर्जा को संग्रह करते हैं, तो हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बताइए, एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो हो जाएगा आपका घटेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बताइए, यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो होगा आपका नियत रहेगी। अगला क्वेश्चन है, शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है। बताइए, शक्ति किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो हो जाएगा आपका सदिश अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है, जूल के स्थान पर किस मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं। बताइए, जूल के स्थान पर किस मात्रक का प्रयोग कर सकते हैं,
तो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर का। अगला क्वेश्चन, एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में करती है, मशीन की शक्ति कितनी होगी? बताइए। एक मशीन 200 जूल कार्य करती है 8 सेकंड में, तो मशीन की शक्ति कितनी होगी? तो ये हो जाएगा आपका 25 वाट। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तब परिणाम क्या प्राप्त होगा? बताइए। जब किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तब क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो हो जाएगा आपका उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? बताइए। किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो यह आपका दुगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है? बताइए। 1 किलोवाट बराबर होता है तो हो जाएगा 3.6 मेगा जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचल रहती है। बताइए क्या? जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? तो हो जाएगा आपका अचल रहेगी, यानी चेंज होते रहेगा। बांध के संग्रहित जल में, बताइए। बांध के संग्रहित जल में क्या होता है? तो हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड इंच ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी। बताइए। तो हो जाएगा आपका आधी स्थितिज ऊर्जा रहेगी और आधी गतिज ऊर्जा। अगला चैप्टर है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि का वेग है? बताइए। तो निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 0 होता है आपका। एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक है? तो हो जाएगा आपका हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का औसत प्रास है? तो हो जाएगा आपका 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की कहते हैं? बताइए। एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान को कहते हैं? बताइए। बाहरी कान को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा आपका कर्णपलव। अगला क्वेश्चन, किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है? बताइए। किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है? तो हो जाएगा आपका ध्वनि। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं? बताइए। ध्वनि कैसी तरंग है? तो हो जाएगा आपका अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव के किस भाग में द्रव भरा रहता है? बताइए। मानव कान के किस भाग में द्रव भरा रहता है? तो हो जाएगा आपका कर्णावर्त। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है? तो हो जाएगा आपका वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कण के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंगों में होता है? बताइए। तो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ तरंगों में। अगला क्वेश्चन है, संघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? बताइए। संघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी है? तो हो जाएगा आपका बढ़ जाती है। अगला है, आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि का तीव्रता, बताइए। आवृत्ति बढ़ाने से ध्वनि की तीव्रता क्या होगा? तो हो जाएगा आपका बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, तरंग में क्या संचारित होता है? बताइए। तरंग में क्या संचारित होता है? तो हो जाएगा आपका संवेग और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? बताइए। ध्वनि परावर्तन का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो जब बाधा का पता लगाने और नेविगेशन शामिल है। अगला क्वेश्चन है, धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है? बताइए। धातु की भारी रचना के अंदर टूट का पता लगाने में उपयोग होता है? तो हो जाएगा आपका परस्रव्य तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? बताइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा आपका हेनरिच रुडोल्फ
हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, चंद्रमा की गति क्या होती है? बताइए। तो हो जाएगा आपका आवर्त गति है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं? बताइए, किस गैस में कौन सी तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं? तो हो जाएगा आपका केवल अनुदैर्घ्य तरंगें। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए। तो हो जाएगा आपका तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाले तरंगें कौन सी होती हैं? बताइए। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाला तरंगें कौन सी होती है? तो हो जाएगा आपका केवल अनुप्रस्थ। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो हो जाएगा आपका केवल अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? बताइए। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो हो जाएगा आपका ठोस में, और सबसे कम किस में होती है? तो आपका गैस हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम आपकी गैस में होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर एक ऐसी ध्वनि है, तो इसका आंसर होगा जिसमें एक एकल आवृत्ति होती है। अगला है, सोनार में हम उपयोग करते हैं, सोनार में कैसा तरंग उपयोग होता है? तो हो जाएगा आपका प्रस्रव्य तरंग है। अगला चैप्टर है, हम बीमार क्यों होते हैं, यानी डिजीज चैप्टर से क्वेश्चन है, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है। बताइए। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग कौन है? तो हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। अगला क्वेश्चन है, शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, तो आपका होगा मधुमेह। अगला क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा आपका घेंघा। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बताइए। एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा आपका आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? ये हो जाएगा आपका विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? बताइए। एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? तो हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी टीके का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? बताइए। बीसीजी टीके का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रोग को दूर करने के लिए किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है, कलरा किसके कारण होता है? बताइए। कलरा किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए क्या होगा? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह हो जाएगा आपका लीवर को। अगला क्वेश्चन है, टिटेनस कौन सा रोग है? बताइए। टिटेनस कौन सा रोग? तो यह जगह आपका जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, डिप्टीथीरिया कौन सा रोग है? बताइए। डिप्टीथीरिया कौन सा रोग है? तो यह जगह आपका संक्रामक बीमारी। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बताइए। टाइफाइड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो यह जगह आपका सैल्मोनेला। अगला क्वेश्चन है, रेबीज का वाहक कौन है? बताइए। रेबीज का वाहक कौन है? तो यह हो जाएगा आपका विषाणु। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संपदा नवीकरणीय संसाधन है। बताइए। नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। अगला, लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? बताइए। लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा आपका पत्थर में। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का मुख्य घटक गैस कौन सा है? बताइए। शुक्र ग्रह का मुख्य घटक कौन सा है? तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ उपस्थित है? बताइए। ओजोन परत कहाँ उपस्थित है? तो हो जाएगा आपका वायुमंडल के ऊपरी परत में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान है। बताइए। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? तो हो जाएगा आपका 16 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? बताइए। वायुमंडल का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका O3 यानी ओजोन को। क्वेश्चन नंबर 339 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी गैस है तो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 340 नंबर। सौर ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो यह हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा। 341 नंबर है। जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? बताइए, जल चक्र का संचालन मुख्य रूप से किस प्रकार होता है? तो यह हो जाएगा आपका वाष्पन द्वारा। 342 नंबर क्वेश्चन है। जैव मंडल में पोषक तत्व एवं पदार्थों का प्रवाह कौन सा है? बताइए, जैव मंडल में पोषक तत्वों एवं पदार्थों का प्रवाह कौन सा है? तो हो जाएगा आपका चक्रीय। अगला क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? बताइए, नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? तो हो जाएगा आपका राइबोजियम। अगला क्वेश्चन है 344 नंबर। नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हो जाएगा आपका नाइट्रीकरण। अगला चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। क्वेश्चन नंबर 345 है। दलहन फसल से खेत को प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है। फल सब्जियों के विकास का अध्ययन कहलाता है? बताइए, फल एवं सब्जियों के विकास का अध्ययन कहलाता है तो हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है। जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाए जाते हैं? बताइए, जून से अक्टूबर के मध्य फसल लगाए जाते हैं तो हो जाएगा आपका खरीफ फसल। अगला है। पौधों में पोषकों की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? बताइए, पौधों में पोषकों की आपूर्ति किसके द्वारा होती है? तो हो जाएगा आपका मृदा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 349 नंबर। दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? बताइए, दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? तो हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति। अगला है। मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? बताइए, मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन सी क्रांति अपनाई गई? तो हो जाएगा आपका नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन 351 नंबर है। मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है? बताइए, मधुमक्खी पालन क्यों एक अच्छा उद्यम माना जाता है? तो हो जाएगा आपका शहद का सर्वत्र उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 352 नंबर। कुक्कुटों के आहार में आवश्यक अवयव कौन कौन से होने चाहिए? तो यह हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लवण। क्वेश्चन नंबर 353 है। गाय की देसी नस्ल कौन सी है? बताइए, गाय की देसी नस्ल कौन सी है? तो हो जाएगा आपका साहिवाल। अगला क्वेश्चन है। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका जर्सी। अगला क्वेश्चन है। गाय की संकर नस्ल कौन सी है? बताइए, गाय की संकर नस्ल कौन सी है? तो हो जाएगा आपका फ्रीसवाल। अगला क्वेश्चन है 356 नंबर। कौन सी मीट जल की मछली नहीं है? बताइए, कौन सी मीट जल की मछली नहीं है? तो हो जाएगा आपका हिल्सा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका साइंस का है, क्लास 10th का, ठीक है। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन है। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहते हैं? बताइए, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करे उसे कहते हैं? तो हो जाएगा आपका ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो हो जाएगा अम्ल को जल द्वारा तनु करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो हो जाएगा आपका पेट्रोल का जलना। रासायनिक अभिक्रिया कैसा होता है? रासायनिक अभिक्रिया में कोई अगर वस्तु का अभिक्रिया हो गया तो पुनः उसे फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल जल गया तो जलने के बाद उसको फिर से पेट्रोल बना सकते हैं? नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया में, बताइए, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या घटना होता है? तो हो जाएगा आपका अवकरण होता है और ऑक्सीकरण दोनों होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है।
जल का विद्युत अपघटन होने पर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2:1। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? बताइए, फोटोग्राफी प्लेट बनाने में किस पदार्थ का इस्तेमाल होता है? तो हो जाएगा आपका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हो जाएगा आपका दहन। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। बताइए, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो हो जाएगा Au, ठीक है, यानी गोल्ड, क्योंकि गोल्ड का जो रासायनिक अभिक्रिया है ये बहुत कम होता है, रेडियो एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है? बताइए, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या अपरिवर्तित रहता है? तो हो जाएगा आपका द्रव्यमान। जितना रासायनिक अभिक्रिया से पहले रहता है उतना रासायनिक क्रिया के बाद रहता है। अगला है, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? बताइए, वसा युक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो हो जाएगा आपका एंटीऑक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? बताइए, तो हो जाएगा आपका समीकरणों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अवकारक है, तो हो जाएगा आपका H2S। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन एक अभिक्रिया है। बताइए, भोजन का पाचन एक अभिक्रिया है, तो हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, तो यह हो जाएगा आपकी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। अगला क्वेश्चन है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के गलन पर जल का बनना कैसा परिवर्तन है? तो हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, 4NH3 गैस है प्लस 5O2 गैस बराबर कौन सा प्राप्त होगा? तो हो जाएगा आपका 4NO2 गैस प्लस 6H2O गैस। उदाहरण है, तो हो जाएगा उपचयन अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया का। अगला क्वेश्चन है, NO2SO4 प्लस BaCl2 बराबर प्राप्त होगा BaSO4 प्लस 2NaCl अभिक्रिया है, तो हो जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किस गैस प्रयुक्त की जाती है? बताइए, तो हो जाएगा आपका हीलियम अथवा नाइट्रोजन। अगला चैप्टर है, अम्ल क्षार एवं लवण। क्वेश्चन है, अम्ल है, तो हो जाएगा आपका H2SO4। 22 नंबर क्वेश्चन है, KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का है, तो यह हो जाएगा आपका भस्म। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यह हो जाएगा आपका भस्म। अगला क्वेश्चन है, MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? तो यह हो जाएगा आपका लवण है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुल जाने वाले भस्म को कहते हैं, तो ये आपका क्षार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? बताइए, कौन सा लवण रवा जल के साथ नहीं रहता है? तो हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, 4 pH मान वाला विलयन होगा, तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस को लाल कर देने वाले विलयन का pH मान हो सकता है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि ये एसिड है और एसिड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला क्वेश्चन है, लाइम जूस है, बताइए, तो ये आपका हो जाएगा प्रकृति अम्लीय। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, सिरका में पाए जाने वाला अम्ल होता है, बताइए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मानव पेट में पाए जाने वाला अम्ल होता है, तो हो जाएगा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। pH की सही परिभाषा होती है, तो हो जाएगा -log H+, ठीक है। अगला है, उदासीन विलयन का H+ का मान होता है, तो हो जाएगा आपका 10⁻⁷ m। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में उपयोग होने वाला अम्ल होता है, तो हो जाएगा सांद्र H2SO4।
अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का पीएच मान बढ़ने से H+ आयन की सांद्रता क्या आती है? तो ये हो जाएगा आपका घट जाती है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हो जाएगा आपका टार्टरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है HCl है, बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है? तो हो जाएगा आपका प्रबल अम्ल है। अगला क्वेश्चन है ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं है, बताइए ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं है, तो हो जाएगा आपका फिनोल्फ्थलीन। अगला क्वेश्चन है जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? बताइए जल का अस्थायी खरापन दूर करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो हो जाएगा आपका 10 यानी 7 के पार होगा। यह मान लीजिए पीएच स्केल, यहाँ 7 रहता है। 7 कितना रहता है? न्यूट्रल। और इससे पहले जितने भी रहते हैं ये एसिड होते हैं, ठीक है। और 7 के बाद जितना होता है ये आपके बेस होते हैं। तो बेस क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देता है और एसिड नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस HCl में क्या होगा? ये हो जाएगा आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में किस रंग का होता है? बताइए लिटमस विलयन सामान्य स्थिति में किस रंग का होता है? यानी कोई लिटमस विलयन कैसा होता है जब वह एसिड या बेस से रिएक्ट नहीं करता है, तो हो जाएगा आपका बैगनी कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? बताइए कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। और सभी बेसों में क्या होता है, माने सभी क्षार में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? तो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? बताइए नेटल पौधे के पत्तों को छूने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह दर्द किस अम्ल के स्राव से होता है? तो यह हो जाएगा आपका मैथनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? बताइए मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका सिरका। अगला क्वेश्चन है किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? बताइए तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, किसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में किया जाता है? बताइए तो ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? बताइए जिप्सम को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है? तो यह हो जाएगा आपका 373 डिग्री केल्विन पे। अगला क्वेश्चन है एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है? बताइए तो हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अगला क्वेश्चन है कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? तो हो जाएगा आपका जल कम होगा एसिटिक अम्ल से और एसिटिक अम्ल कम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल होगा। अगला क्वेश्चन है एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए होगा, तो ये है पीएच जितनी ऊंची होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा और पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। यानी मान लीजिए कि पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 5 हो गया, तो जो HCl है जितना ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि
कोई अम्ल का pH मान 6 है तो ये होगा बहुत कम एसिडिक होगा, ठीक है, बहुत कम अम्लीय होगा। और जहाँ यह 6 है बेस के तरफ, ये क्या होगा, ये दुर्बल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे चैप्टर है धातु एवं अधातु। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, बताइए सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। अगला क्वेश्चन अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, बताइए ये हो जाएगा आपका गैंग। अगला क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है, बताइए विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु क्या होगा, ये हो जाएगा आपका कॉपर। अगला कौन सा धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, बताइए, तो हो जाएगा आपका Fe यानी आयरन। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया से धातु और मजबूत बनता है, बताइए किस प्रक्रिया से धातु और मजबूत बनता है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र धातु में परिवर्तन। अगला है किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन में, क्योंकि नो रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अगला है कौन तत्व त्रिबंध बनाते हैं, बताइए कौन तत्व त्रिबंध बनाते हैं, तो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर पदार्थ है, तो हो जाएगा आपका हीरा। अगला क्वेश्चन है किसी धातु के निष्कर्षण में कोक का उपयोग किया जाता है, बताइए, तो हो जाएगा आपका आयरन। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, बताइए सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है, तो हो जाएगा आपका फेन उपप्लावन विधि। अगला क्वेश्चन है कौन धातु का ऑक्साइड द्विधर्मी होता है, बताइए कौन धातु का ऑक्साइड द्विधर्मी होता है, तो हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है, बताइए पीतल मिश्र धातु है, तो हो जाएगा आपका कॉपर प्लस जिंक का। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम का अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा आपका बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है लोहा का अयस्क है, लोहा का अयस्क है, तो ये हो जाएगा आपका हेमाटाइट। अगला क्वेश्चन है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, बताइए किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम को, क्योंकि यह हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं, बताइए परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका धनायन। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस इस्पात में कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता है, बताइए स्टेनलेस इस्पात में कौन सा धातु मिश्रित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉपर। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, बताइए आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका जल में। अगला क्वेश्चन है अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, बताइए अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो हो जाएगा आपका 24 कैरेट का। अगला क्वेश्चन है सोने के आभूषणों को बनाने में प्रयुक्त सोना कितने कैरेट का होता है, तो हो जाएगा आपका 22 कैरेट का। अगला क्वेश्चन लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो हो जाएगा आपका जस्ता का। अगला क्वेश्चन है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो हो जाएगा आपका सोडियम। अगला क्वेश्चन है वह धातु कौन सी है जिसे पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए, तो हो जाएगा आपका सोना। अगला क्वेश्चन है पारा के अतिरिक्त अन्य कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो हो जाएगा आपका गैलियम और एक्सीजियम होता है। अगला क्वेश्चन है वह ऑक्साइड धातु जो अम्लीय है और प्राकृतिक में बेसिक है कौन सी है, तो हो जाएगा आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है, बताइए हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का कौन सा या कौन से ऑक्साइड प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा Fe3O4। अगला क्वेश्चन
वायु में लंबे समय एक उदासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह किसके बनने के कारण होती हैं? तो हो जाएगा आपका Ag2S। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन किन के साथ मिश्रित किया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका निकेल तथा क्रोमियम। अगला क्वेश्चन है, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह तो यह जगह आप कैथोड पर निक्षेपित होता है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अगले चैप्टर में कार्बन एम इसको यौगिक से करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।